हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 23 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और हमारा पहला आर्टिकल बेसिकली लीगल स्टेटस, रेगुलेशंस एंड फेट ऑफ डिजिटल करेंसी इन इंडिया के बारे में है। यानी कि डिजिटल करेंसी जो इश्यू की जाती है भारत में, उसके बारे में क्या स्टेटस है, क्या ये लीगल है, इलीगल है, और जो क्रिप्टो करेंसी है उसके बारे में क्या बेसिकली रेगुलेशंस है उसके बारे में जाना जाएगा। तो बेसिकली 2018 में आपको भी पता है आरबीआई ने बैंकों को बैन किया था, एज वेल एज जो अदर रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको बैन किया था कि वो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन्स अपने प्लेटफॉर्म पे न करें। लेकिन ये सर्कुलर जो आरबीआई के द्वारा इश्यू की गई थी, आपको भी पता है, स्ट्राइक डाउन कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एंड आरबीआई ने अब ये इशारा किया है कि वो खुद के डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे एंड इट विल बी द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और गवर्नमेंट ने भी इस डिसीजन को जो आरबीआई का है उसका समर्थन किया है। एंड ऑल्सो वी हैव द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पेंडिंग है फिलहाल। एंड ये अगर लॉ बन जाती है तो it will prohibit all the private cryptocurrencies and lay down the regulatory framework for the launch of official digital currency। और अगर हम बात करें डिजिटल करेंसी की तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इट इज एनी फॉर्म ऑफ मनी या पेमेंट जो एग्जिस्ट करती है ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। याद रखना है, ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड डिजिटल करेंसी बेसिकली लैक्स ए टेंजिबल फॉर्म, लाइक इट इज नॉट ए बिल या चेक्स या कॉइन्स, है ना। इस वे में नहीं मिलेंगे आपको, ऑफलाइन कॉइन्स आप नहीं देखोगे, डिजिटल करेंसी है। सो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये क्या है, तो बेसिकली ये भी आपका डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, लेकिन खास बात इसकी ये है इट इज सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। और जब कोई भी डिजिटल करेंसी क्रिप्टोग्राफी से सिक्योर होगी तो इसका मतलब इट विल बी नियरली इम्पॉसिबल इनकी काउंटरफिटिंग या फिर डुप्लीकेशन किया जा सकता है। समझ में आया? जैसे जो ऑफलाइन करेंसी होती है, फिजिकल करेंसी होती है, इनकी डुप्लीकेशन या फिर काउंटरफिटिंग आसानी से कर ली जाती है। लेकिन अगर कोई डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक पर बना है उसकी काउंटरफिटिंग इजिली नहीं होगी, नियरली इम्पॉसिबल है। एंड इट एग्जिस्ट थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये वर्क किस प्रिंसिपल पर करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन आप देख सकते हो भारत में क्या स्टेटस है डिजिटल या फिर क्रिप्टो करेंसीज का। तो इट इज अनरेगुलेटेड बट नॉट इलीगल इन इंडिया। ये जरूर याद रखना है आपको कि डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज भारत में अनरेगुलेटेड है बट इलीगल नहीं है। एंड बेनिफिट्स क्या होती हैं अगर डिजिटल करेंसीज को प्रमोट किया जाता है या क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट किया जाता है भारत में, तो इट विल बी फास्टर, लेस कॉस्टली ट्रांजेक्शंस एंड हाई सिक्योरिटी एज वेल। एंड कंसर्न्स की बात करें तो वो यही है कि डिजिटल करेंसी कैन बी यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज। एंड बिकॉज ये जो क्रिप्टो करेंसी होते हैं डिसेंट्रलाइज होते हैं तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से परे हो सकते हैं, इसलिए ये इलीगल एक्टिविटी लाइक टेररिस्ट फंडिंग सबके लिए फाइनेंस किए जा सकते हैं एंड पोज टू ए थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एज वेल। एंड बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये आपका डिसेंट्रलाइज, ये जरूर याद रखना है, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है दैट रिकॉर्ड्स द प्रोवेनेंस ऑफ ए डिजिटल एसेट। एंड इसकी मदद से ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी तीनों बढ़ोतरी देखने को मिलती है, विच मेक्स इट ए यूनिफॉर्म एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और कैसी ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी वर्क करती है, तो लेट्स से कि आपको ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है, तो आपको सबसे पहले जो क्लाइंट है जो खरीदना चाहता है वो ट्रांजेक्शंस इनिशिएट करेगा डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद ये जो ट्रांजेक्शंस होंगे वो आपके डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है कंप्यूटर से, वहां पर ये रिफ्लेक्ट होंगी और वहां पर हर एक नेटवर्क इसको वेरीफाई करेगा। और जब एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो लेजर में ऐड कर दिए जाएंगे। याद रखना, वंस द वेरिफिकेशन हैज बीन क्लियर्ड तो इट विल बी एडेड टू द लेजर। तो इस प्रकार से आपका जो करेंसी है वो इश्यू हो गया और एड भी हो गया लेजर में। तो हम कह सकते हैं जो स्टेक होल्डर है वो वेरीफाई द ट्रांजेक्शन डिटेल्स एंड नाउ द करेंसी हैज बीन इश्यूड। तो इस प्रकार से वर्क करता है, आपको पता होना चाहिए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी 2020 के पेपर में भी क्वेश्चंस आए हैं और आप पेपर उठा के देख लेना क्वेश्चन किस वे में आते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। एंड अगर हम बात करें प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो यस डिजिटल करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, खासकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और भारत में क्या स्थिति या स्टेटस है डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ये भी पता होना चाहिए। एंड द सेकंड वन, आर्टिकल डील्स विद इंडिया यूएस अनाउंस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव।
तो बेसिकली इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप ये लॉन्च की गई है एट द वर्चुअल लीडर समिट ऑन द क्लाइमेट। एंड ये जो समिट ऑर्गेनाइज की गई है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ ग्लोबल मीटिंग जो फोकस करती हैं क्लाइमेट इश्यूज के ऊपर। एंड ये बेसिकली हेल्ड या फिर ऑर्गेनाइज की गई है इन द रन अप ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP16 है। एंड कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो मेंबर्स होते हैं UNFCCC के वही कॉप कहलाते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। एंड बेसिकली जो यूएस है उन्होंने न्यू टारगेट्स भी सबमिट किए हैं दैट एम्स टू रिड्यूस इट्स GHG इमिशंस बाय 50 से 52% बिलो द 2050 लेवल 2005 लेवल्स। ये महत्वपूर्ण न्यूज है ना। यूएस ने बेसिकली अपना एक न्यू टारगेट रखा है कि वो अपने GHG इमिशंस को 50 से 52% तक रिड्यूस करेंगी बिलो 2005 लेवल। एंड जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है विल हैव द टू मेन ट्रैक्स, जिसमें आपका एक होगा स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एंड जो दूसरा है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग विच विल सब्ज्यूम ए रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। और ये जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट विल मोबिलाइज द इन्वेस्टमेंट, डेमोन्स्ट्रेट द क्लीन टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें डील करने के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, एज वेल एज इनेबल द क्लीन कोलैबोरेशंस इन इंडिया। एंड अगर हम बात करें अन्य इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव की तो वी हैव द पेस यानी कि पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी। इसे 2009 में ही लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था तो बेसिकली टू एक्सीलरेट इंक्लूसिव लो कार्बन ग्रोथ बाय सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। तो रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट की मदद से लो कार्बन ग्रोथ प्रमोट किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट किया जाए, ये आपका पेस का ऑब्जेक्टिव था। एंड वी हैव द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस for access to clean energy in undeserved regions of India। एंड अगर हम बात करें की हाइलाइट्स की तो की हाइलाइट्स ऑफ पीएम एड्रेस जो इस समिट में किए हैं तो आप देख सकते हो भारत की जो पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट है वो 60% लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज। ये स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। इंडिया पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट इज 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज एंड इंडिया हैज सेट एम्बिशंस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट ऑफ 450 गीगावाट बाय 2030। आपको ही पता है 2023 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने का प्रोविजन या टारगेट सेटअप किया गया था भारत के द्वारा, और उससे फिर बाद में इनहांस किया गया है कि आने वाले 2030 तक 450 गीगावाट का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से होगा। एंड एम्फेसाइज्ड ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द पोस्ट कोविड इरा, क्योंकि कोरोना की जो क्राइसिस है आप देख सकते हो घटने के बजाय मल्टीप्लाई हो गई है, एक्सपोनेंशियल राइज केसेस के भारत पे हो रहे हैं आप देख सकते हो। एंड प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये टारगेट जरूर याद रखना है आपको कि यूएस ने क्या टारगेट रखा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपके पेस है, पेस इनिशिएटिव किसका है और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, एंड जो आपका USICEF है इसके बारे में भी बेसिक बस इतना ही जानकारी होना चाहिए कि इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से इंडो यूएस इनिशिएटिव है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड बेसिकली इतना ही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। NBFCs गेट नोड टू फंक्शन इन द गिफ्ट। एंड NBFCs की बात करें तो ये आपको भी पता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और जाहिर सी बात ये बैंक्स तो नहीं है लेकिन बैंक्स लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एंड अगर हम बात करें NBFCs की बोथ लोकल एंड ग्लोबल, अब ये स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को इन द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक को लिमिटेड, यानी कि गिफ्ट सिटी, है ना। यानी कि अब ये परमिशन मिल गई है कि NBFCs बोथ लोकल एंड ग्लोबल कैन स्टार्ट देयर ऑपरेशन इन द गिफ्ट सिटी। एंड बेसिकली क्या ये काम करेंगे गिफ्ट सिटीज में तो बेसिकली दे विल ऑफर सीरीज, दे विल अलाउ टू ऑफर सीरीज ऑफ सर्विसेज, जिसमें आपका लोन सर्विसेज हो गई, डेरिवेटिव ट्रेड्स हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब सर्विसेज प्रदान करेंगी। एंड ऑल्सो इट विल attract the top financial services companies from across the world। एंड इसकी बेनिफिट यही होगी कि जो लोकलाइज सर्विसेज होंगी उनको मदद किया जाएगा दैट आर टिपिकली ऑफर्ड ओवरसीज। एंड अगर बात करें GIFCT की यानी कि गिफ्ट सिटीज की, याद रखना आपको ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, IFSC सेंटर, याद रखना है। इट इज इंडिया फर्स्ट IFSC सेंटर जिसे सेटअप किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट के तहत, याद रखना है ना, ये जरूर याद रखना। IFSC सेंटर है सेटअप अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। एंड IFSC की बात करें तो उसे डेजिग्नेट किया जाता है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एज डीम्ड फॉरेन टेरिटरी, याद रखना। IFSC कोई भी रीजन को अगर IFSC डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको बेसिकली डीम्ड फॉरेन टेरिटरी समझा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इट विल हैव द सेम इकोसिस्टम एज अदर ऑफशोर लोकेशंस, ऑफशोर लोकेशन यानी कि विच इज सिमिलर टू द आउटसाइड द लोकेशंस ऑफ द नेशन।
but which is physically on the Indian soil, है ना. तो physically this is on in the Indian soil, but it will treat as a deemed foreign territory. And any financial institution or its branch set up in the IFSC वो basically treat किए जाते हैं non resident Indian located outside India. समझ रहे हो, non resident Indian यानी कि ऐसा माना जाएगा कि ये जो है फॉरेन में सेटअप किया गया है ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट है तो इंडियन सॉइल पर ही सेटअप है ना, बट ट्रीट किए जा रहे हैं एज नॉन रेसिडेंट इंडियन institution located outside India, and it is expected to conduct business in such foreign currency and with such entity, and nothing contained in any other regulation shall apply to the unit located in IFSC subject to the stated provision. और याद ये रखना है कि सर्विसेज जो GIFT सिटीज के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वी हैव द ऑफशोर बैंकिंग एंड ऑफशोर एसेट मैनेजमेंट, फंड रेजिंग सर्विसेज इंडिविजुअल्स के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए, एज वेल एज गवर्नमेंट्स के लिए. एंड डिफरेंसेस बिटवीन NBFCs एंड बैंक की बात करें तो आपको ही पता है NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, है ना. डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कुछ NBFC, नॉट ऑल, कुछ. एंड NBFC डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, है ना. एंड NBFC कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, याद रखें चेक इश्यू नहीं करेंगे व्हिच हैज बीन ड्रॉन ऑन इटसेल्फ. एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिक्की वो अवेलेबल नहीं होते हैं टू द डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC, ये पता होना चाहिए. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज, वैसे पहले प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, ये जो आपका GIFT सिटी सेटअप किए गए हैं ये किसके तहत या कौन से एक्ट या फिर प्रोविजन के तहत सेटअप किए गए आपको पता होना चाहिए. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट SEZ एक्ट के तहत सेटअप किए जाते हैं. एंड GIFT सिटी की बात करें जो गुजरात में है, आपका फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, और इसका क्या बेसिकली कौन सी सर्विसेज ये ऑफर करती है, और ये जरूर याद रखना, इट इज डीम्ड एज फॉरेन टेरिटरी. एंड बेसिकली देख सकते हो अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप होता है IFSC में तो क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या बेनिफिट्स इनको मिलती है ये जरूर पता होनी चाहिए. एंड डिफरेंसेस बिटवीन NBFC एंड बैंक ये तो पता हो ही. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिलीज की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है. एंड ये जो रिपोर्ट है ये 5 की इंडिकेटर्स प्रदान करती है ऑफ द इरिवर्सिबल चेंजेस जो ग्लोबल क्लाइमेट में हो रही हैं. तो वो क्या 5 की इंडिकेटर्स है जो बता रही है कि ग्लोबल क्लाइमेट इज इरिवर्सिबल. ये देख सकते हो 5 इंडिकेटर है 1 2 3 4 5. इससे एसोसिएटेड डिटेल्स की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि जो कंसंट्रेशन है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस की वो कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन 2029 एंड 2020 डिस्पाइट टेम्पोररी रिडक्शन हुआ था एमिशंस में इन द 2020 ड्यू टू कोविड-19 रिस्पांस, जिसके कारण लॉकडाउन हुई थी, सर्विसेज डिस्टर्ब हुई थी और जो फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही थी. लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कंटिन्यूड टू इंक्रीज इन 2020 एज वेल. एंड ओशियंस की बात करें तो ओशियंस में क्या की इंडिकेटर्स बताए गए इन 2020. जो ओशियंस हैं हैज द हाईएस्ट हीट कंटेंट ऑन द रिकॉर्ड, है ना, यानी कि अब तक का हाईएस्ट हीट कंटेंट रिकॉर्ड किया गया ओशियन सरफेस के ऊपर. एंड ओवर 80% ऑफ द ओशियन एरिया एक्सपीरियंस्ड एट लीस्ट वन मेराइन हीट वेव इन 2020. याद रखना है ओवर 80% ऑफ द ओशियन एरिया एक्सपीरियंस at least one marine heat wave in 2020. and sea level rise के ऊपर क्या इंडिकेशन दिया गया, तो आप देख सकते हो sea level has recently been rising, वो भी at a higher rate partially due to the increased melting of the ice sheet. यानी कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उसके कारण जो मेल्टिंग है आइस शीट की वो ज्यादा तीव्रता से हो रही है, इसके कारण सी लेवल राइज भी ज्यादा तीव्र गति से हो रही है. एंड आर्कटिक के स्टेटस पर क्या बताया गया है 2020 में आर्कटिक सी एक्सटेंट came down to second lowest on the record. एंड अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिक आइस शीट एग्जिबिटेड ए स्ट्रॉन्ग मास लॉस ट्रेंड सिंस द लास्ट 1990. और ये ट्रेंड जो है 2005 के बाद से एक्सेलरेट ही हुई थी. एंड ये जो पास्ट 6 ईयर है इंक्लूडिंग द 2020 हैज बीन द 6th वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड. समझ में आ रहा है, पास्ट 6 ईयर रिकॉर्ड रहा है इंक्लूडिंग द 2020 के 6 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड रहे. एंड टेम्परेचर रीच 38 है ना, टेम्परेचर आप देख सकते हो 38 डिग्री सी रीच कर गया इन द वर्खायांस रशिया में, द हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर एनीवेयर नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल. आप सोच सकते हैं ये वर्खायांस रशिया में, वो भी आर्कटिक सर्कल के नाम, और वहां पर 38 डिग्री टेम्परेचर जो अभी फिलहाल भारत में चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, वहां पर मिल रहा है. आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी स्थितियां चल रही है वहां पर. एंड जाहिर सी बात है तो इस सब के कारण आपका मेल्टिंग तो होगा ही होगा आइस का. एंड WMO की बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की फॉर मेट्रोलॉजी, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज. तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये रिपोर्ट बारे में पता होना चाहिए और ये की डिटेल्स जो है आपको बेसिकली मेंस एंट्रेंस राइटिंग में काफी मदद करेगी. और WMO के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ अन्य डिटेल WMO के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए.
And now we have the next one. Supreme Court sets rules for time bound completion of criminal trials, है ना। तो क्रिमिनल ट्रायल्स का टाइम बाउंड कंप्लीशन हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स लाई हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूल है, हैव एम्फसाइज्ड द राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि राइट टू स्पीडी ट्रायल ये आपका फंडामेंटल राइट है ना। और ये कौन से आर्टिकल में कवर होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड की हाईलाइट्स क्या रही हैं रूल्स की, तो देख सकते हो जो ट्रायल कोर्ट है वो फिक्स करेंगे शेड्यूल को टू होल्ड द प्रोसीडिंग्स, एंड जो डिस्पोजल होगा एप्लीकेशन का फॉर बेल इन नॉन वेलेबल केसेस वो विद इन 3 से 7 डेज के भीतर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट हियरिंग। एंड द स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट एडवोकेट सो दैट वो एडवाइस कर सके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ड्यूरिंग द प्रोब, सो दैट टाइम डिले ना हो सके। डिले इन जस्टिस इन इंडिया की अगर स्टेटस की बात करें तो देख सकते हो ओवर 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है फिलहाल अक्रॉस द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। 4 करोड़ केसेस, समझ रहे हो कितना बड़ा केस है। एंड अगर हम बात करें डिले इन जस्टिस डिलीवरी इन क्रिमिनल केसेस, कहीं ना कहीं पीपल्स फेथ को इरोड करता है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। भाई साहब कोई किसी ने क्राइम नहीं किया और पता चला कि 15 साल से जेल में है विदाउट द ट्रायल हैज बीन कंप्लीटेड, और जब ट्रायल होता है तो पता चलता है कि भाई साहब वो तो मासूम है, तो क्या हो गया, उसका लाइफ तो बर्बाद ही हो गया। तो कहीं ना कहीं पीपल्स फेथ इरोड करता है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड डेंट्स द ग्रेटर सोशल गुड। एंड रीजंस फॉर द डिले की बात करें तो इनएडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस इन द ट्रायल कोर्ट्स एंड नो टाइमली अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रोपोर्शनेट टू द केसेस पेंडिंग एंड फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग एडजमेंट जो कर दिए जाते हैं ओवर वेरियस केसेस, इसके कारण भी डिले होता है। एंड वेयर की बात करें तो जो रिकमेंडेशंस पेश की गई हैं मालूमात कमेटी के द्वारा से बोला गया जो रेशियो ऑफ जजेस है उसको बढ़ाया जाए पर मिलियन पॉपुलेशन एंड सेपरेट क्रिमिनल डिवीजन हायर कोर्ट्स में सेटअप किए जाए, रिकॉर्ड ऑफ द टाइम स्टैम्प्स एंड रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ ए वेकेशन ऑफ कोर्ट्स बाय 21 डेज। इस प्रकार की बातें कही गई थी, है ना। तो प्रीलिम्स के लिए सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। केसेस पेंडेंसी के बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, कैसे केसेस पेंडेंसी को कम किया जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड बात करते हैं बेसिकली शॉर्टर न्यूज की, तो वी हैव द यूरोपियन क्लाइमेट लॉ, और यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ने बेसिकली एग्रीमेंट रीच किया है ऑन द यूरोपियन क्लाइमेट लॉ, जो इंश्राइन करेगा यूरोपियन यूनियन के कमिटमेंट को कि भाई साहब क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हमें अचीव करना है बाय 2050। एंड जो पार्टीज हैं रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द नेट ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030, और यूएस ने क्या बोला 50 से 52% बाय 2030 एट द 2005 लेवल यूएस का। और जबकि यूरोपियन क्लाइमेट लॉ के तहत जो एग्रीमेंट हो रही है अभी देख सकते हो रिड्यूस नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन by at least 55% by 2030 compared to the 1990 level. And with the law the target will become a legal obligation, ये याद रखना, ये लॉ अगर पास हो जाती है and it will be the legal obligation for the EU and its member nations to follow it. And we have the NASA's Perseverance makes oxygen on another planet, ये अब तक का सबसे बड़ा न्यूज किसी प्लैनेटरी मिशंस जो नासा ने किया था उससे जुड़ा हुआ है। और नासा ने बेसिकली एक बार फिर से सफलता प्राप्त कर ली है जहां पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में बेसिकली ऑक्सीजन का जनरेशन हुआ है, कन्वर्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मार्शियन एटमॉस्फेयर इनटू प्योर एंड ब्रीथेबल ऑक्सीजन। ये काफी महत्वपूर्ण है ना। इट वाज अचीव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस एब्रोड परसिवरेंस, जो कि रोवर है, इसका नाम है मॉक्सी यानी कि मार्स ऑक्सीजन इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसे अचीव किया गया है बाय एन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस एब्रोड परसिवरेंस, दैट इज द रोवर। आपको पता है परसिवरेंस का नाम ही रोवर था, एंड कॉल्ड द मॉक्सी। एंड जो मॉक्सी है वर्क्स थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जो एक्सट्रीम हीट का इस्तेमाल करता है टू सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स। इसका मतलब 95% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज डोमिनेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पता ही। तो यहाँ से अब ऑक्सीजन को डेवलप कर दिया गया है, तो आगे काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड वी हैव द हार्लीक्विन इस्थायोसिस, तो अगर हम बात करें हार्लीक्विन इस्थायोसिस के बारे में, तो ओडिशा रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर केस ऑफ ए बेबी बोर्न विद हार्लीक्विन इस्थायोसिस एट द हॉस्पिटल इन द स्टेट ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। एंड बेसिकली अगर हम बात करें हार्लीक्विन इस्थायोसिस, तो ये क्या है, तो सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जरूर याद रखना आपको ये टर्म, सीवियर जेनेटिक डिसऑर्डर है। एंड इट अफेक्ट्स द स्किन कॉज्ड बाय द म्यूटेशंस इन द ABCA12 जीन एंड सीवियर म्यूटेशंस इन द जीन। इसके कारण होता क्या है, एब्सेंस या फिर पार्शियल प्रोडक्शन ऑफ ABCA12 प्रोटीन, जिसके कारण ये जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड एज अ रिजल्ट जो स्किन डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है बाय वेरिंग डिग्री। एंड वी हैव द अफ्रीकन स्वाइन फीवर, और अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात करें तो न्यूज इसलिए रहा है, मिजोरम गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सर्टेन एरियाज ऑफ देयर स्टेट एज एपिसेंटर ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर। एंड अगर हम बात करें अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो ये सेवर वायरल डिजीज है, याद रखना बैक्टीरियल नहीं है, वायरल डिजीज है अफेक्टिंग द डोमेस्टिक एंड विल्ड पिग्स। एंड ये जो ट्रांसबाउंडरी एनिमल डिजीज है कैन स्प्रेड बाय लाइव और द डेड पिग।
domestic orville and pork products as well. Furthermore, transmission can also occur via contaminated feed and fomites, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी ट्रांसमिट हो सकता है ड्यू टू द हाई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट ऑफ दिस वायरस एंड देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट ASF एंड इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस. ये महत्वपूर्ण है ना. अफ्रीकन स्वाइन फीवर डज नॉट अफेक्ट ह्यूमन. नाउ वी हैव द बील सीड वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट. तो ये जो प्रोजेक्ट है जो बेसिकली इसका 140 ईयर्स हो चुका है एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू फिगर आउट कि कैसे लॉन्ग सीड्स जो है वो डोरमेंट लाई कर सकते हैं. डोरमेंट यानी कि भले ही वो बेसिकली जन्म ना ले रहे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन वो फिर से रिवाइव कर सकते हैं अपने आप को. डोरमेंट का मतलब यही होता है एक्टिविटी को शट डाउन किया गया लेकिन भविष्य में वो एक्टिविटी ऑन कर सकते हैं ना. तो ये जो आपका बील सीड वायबिलिटी एक्सपेरिमेंट है बेसिकली इसका 142 ईयर्स हो चुका है. इट इज एन अटेम्प्ट टू फिगर आउट हाउ लॉन्ग सीड्स कैन लाई डोरमेंट इन द सॉइल विदाउट लूजिंग देयर एबिलिटी टू जर्मिनेट. एंड ये जो प्रोजेक्ट है इनिशिएट किए गए बाय एन बोटनिस्ट नेम्ड विलियम बील 1879 में ही ऑन द कैंपस व्हाट इज नोन एज मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी. एंड वी हैव द फोर्स फॉर गॉव इनोवेशन चैलेंज है ना. हैशटैग फोर्स फॉर गॉव इनोवेशन चैलेंज. और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है to accelerate the adoption of free and open source software in the government. And ये जो चैलेंज है calls upon FOSS innovator यानी कि free and open source software innovators, technology entrepreneurs and Indian startup जो सबमिट करें अपने implementable open source product innovations को with possible application from GovTech in health, education, agriculture, urban government. एंड जो फर्स्ट है बेसिकली इट अलाउ द यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स की वो एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को एंड गिव द डेवलपर द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द प्रोग्राम एंड फंक्शनैलिटी बाय मॉडिफाइंग इट. एंड जो प्लेसेस इन यूज वो है आपका छाद यानी कि छाद. तो बेसिकली छाद आप देख सकते हो ये अफ्रीकन नेशन है और यहाँ पर देख सकते हो इसके बोर्डिंग नेशन कौन है. एक तरफ लीबिया है, नाइजीरिया है एंड वी हैव द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड वी हैव द सूडान है ना. तो देख सकते हो रिसेंटली छाद प्रेसिडेंट इद्रिस डेबी ये बेसिकली इनकी मृत्यु हो गई बिकॉज द इंजरीज फॉलोइंग द क्लैशेस विद द रिबेल्स कॉल्ड द फैक्ट यानी कि द फ्रंट फॉर चेंज एंड कनकॉर्ड इन छाद. ये बेसिकली रिबेल ग्रुप है और इसी के दौरान इन्हीं ने क्लैशेस हुआ था. इस क्लैशेस के दौरान इनकी मृत्यु हो गई एंड छाद इज नेम्ड आफ्टर द लेक छाद. एंड ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका में बट हैज श्रंक बाय 90% सिंस द 1960s. एंड सहारन डेजर्ट रफली कवर्स 1/3 ऑफ द कंट्री एंड रिमेन्स ऑफ a 7 million old human like creature और होमोनाइड नोन एज तोमाई ये अनर्थ की गई थी 2001 में. याद रखना है रिमेन्स ऑफ 7 मिलियन यानी कि समझ रहे 7 मिलियन यानी कि 70 लाख ईयर्स ओल्ड ह्यूमन लाइक क्रिएचर या फिर होमिनिड नॉन एज तोमाई ये अनर्थ किए गए थे 2001 में छाद रीजन से है ना. तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की डिस्कशन. होप आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच.